हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हम इस वीडियो में दोस्तों ये देखने वाले हैं कि किस प्रकार से एक्सपेंशन हुआ था डेमोक्रेसी में और कौन कौन से इस टाइम फेज रहे थे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, उसमें हमने देखा था कि जो है कि 1900 से 2000 तक किस प्रकार से डेमोक्रेसी एक्सपेंस हुई। लेकिन दोस्तों उसमें सवाल ये रह जाता है कि वहाँ पर हम ये चीज़ नहीं देख पाए कि जो है कि यदि आप देखोगे 20वीं सदी में, पहले देखोगे 18th सेंचुरी में क्या क्या हुआ था, किन चीज़ों की वजह से डेमोक्रेसी का आगमन हुआ था। जैसे कि 1789 में फ्रेंच का रिवॉल्यूशन हुआ था, वहाँ पे क्या क्या हुआ था। तो ये उन मैप से आप ये डिस्कस नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसमें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी किस प्रकार से 18वीं सदी में एक्सपेंस हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मोस्ट प्रोबेबली डेमोक्रेसी के बारे में बताया जाता है वो 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताया जाता है। वहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर भी 1789 के बावजूद भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं हो पाया था कि डेमोक्रेसी कंटिन्यूस रहेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि थ्रू आउट द 19th सेंचुरी की बात करें, पूरी 19th सेंचुरी की बात करें, तो वहाँ भी फ्रांस में कई बार सरकारें फेंक दी गई, फिर दोबारा से स्टोर हुई। जैसे कि जैकोबिन क्लब की सरकार चली, रॉबर्ट पियरे की सरकार चली, और वहाँ पे आप देखोगे कि 1815 में नेपोलियन भी आ चुका था। तो इस प्रकार देख सकते हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कहीं ना कहीं जो है कि रिवॉल्यूशन को इंस्पायर किया था, यानी लोगों को, दूसरी जगह के लोगों को यूरोप में इंस्पायर किया था कि डेमोक्रेसी क्या होती है। और इससे पहले के बारे में हम बात कर रहे हैं, यदि हमें पहले के बारे में देखना है तो यहाँ पे आपको 1776 में देखना पड़ेगा। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका ने जो है कि खुद को 1776 ईस्वी में अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। इसी के जो है कि नेक्स्ट आगे देखोगे तो कुछ समय बाद जो यूएसए थी, यूएसए बनी। जैसे कि जो ये कंट्रियाँ ही नॉर्थ अमेरिका की, उन्होंने इंडिपेंडेंस मिली इनको फ्रांस से, तो इन्होंने अपने आप को एज ए यूएसए क्रिएट कर दिया और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कल्चर वहाँ पर अपना लिया। तो देखोगे आप यहाँ पे कहीं ब्रिटेन में आई, उधर के बाद फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ और उन्होंने 1787 में अमेरिका वालों ने अपना यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया था 1787 में। लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो ऑब्जर्व करने वाली ये है कि 1787 तक भी 1787 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन इन्होंने भी वोट करने का जो राइट था प्रत्येक व्यक्ति को नहीं प्रोवाइड कराया। यानी कि वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति वोट नहीं कर सकता, ये राइट उनको इन लोगों ने 1965 में सभी लोगों को दिया, जिसमें वो लोग वोट कर सकते थे। और जैसा पे यहाँ पे देख सकते हो, फिर जो है कि 19th सेंचुरी की बात करें, वो 19वीं सदी की बात करें, तो यहाँ पे जो पूरा सेंटर रहा है डेमोक्रेसी का, उसका बस एक ही रहा है कि हमको इक्वलिटी चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए और हमको जस्टिस चाहिए। यही 3 पॉइंट थे जिनके बेसिस पर जो है कि पूरी डेमोक्रेसी घूमी। इसके अलावा उनके फिर कई कंट्रियों में जो है कि जो राइट टू वोट था 19वीं सदी के बाद तक लोगों को मिला, यानी कि 20वीं सदी में ये राइट मैक्सिमम लोगों को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एडल्ट फ्रेंचाइज की बात आती है, जो एडल्ट फ्रेंचाइज है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये जो है कि मोस्ट प्रोबेबली सभी कंट्रियों में 20वीं सदी के बाद ही दिया गया। यूनिवर्सल सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी भी देश में जो लोग अडल्ट हो गए हैं, यानी कि जिनकी एज जो है कि बड़ी हो चुकी है, उनको अडल्ट माना जा रहा है प्रत्येक देश के रेस्पेक्ट के हिसाब से, तो उन सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस। तो इस प्रकार से आप देखोगे, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को ये टेबल बहुत सही लगी है। इसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंट्री ने एडल्ट फ्रेंचाइज है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कौन सी सन में दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री रही है जो सिर्फ 1900 से पहले, उसने 19th सेंचुरी में ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया था। जबकि आप अमेरिका को कितनी डेवलप कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है, इसने यूएस में 1965 में सबको जो है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला। तो यहाँ पर 1928 में भी देख सकते हो ब्रिटेन ने एडल्ट फ्रेंचाइज दिया। लेकिन वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जो मानी जाती है, यूके माना जाता है, यूएस माना जाता है, इन्होंने कहीं ना कहीं फिर भी ये कंट्रियाँ लेट रही हैं।
और यहाँ पे देखो इनसे अच्छा तो यहाँ पर रशिया में भी देख सकते हो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पर जो है कि 1917 में जो टसार का निजाम समाप्त हो चुका था। इसके अलावा जापान कंट्री ने भी 1945 में दिया है। और आप इंडिया के बारे में तो सब आपको पता ही होगा कि 1950 में भारत ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की घोषणा शुरुआत में ही कर दी थी। तो ये सब कंट्रियां हैं, इनमें देख सकते हो कब किस कंट्री को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया। तो ये आपका जो है कि ये ओवरऑल फ्रेज रहा। तो इसमें इसके बावजूद देखोगे यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जो 1900 में देखोगे न्यूजीलैंड ऐसी कंट्री थी जहाँ पे जो है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की गई थी, यानी कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन जैसा कि हमने पिछले मैप में देखा था, कई यहाँ पर कंट्रियाँ थीं जिनको हम 1900 में भी डेमोक्रेसी कह रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो है कि डेमोक्रेसी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि कुछ ही लोगों को वोट करने का अधिकार दिया गया। देखो यहाँ क्लियर लिखा हुआ, दीज कंट्रीज हैड बाई देन गवर्नमेंट इलेक्टेड बाई ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल, यानी कुछ ही लोग थे जिनके द्वारा यहाँ की सरकारें इलेक्ट की जाती थी, इसलिए इनको हम कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं कह सकते थे। तो इस प्रकार से हम जो शुरुआत का जो टाइम चला है, शुरुआत के समय में जो डेमोक्रेसी रही है वो आप देख सकते हो यूरोप में रही है, नॉर्थ अमेरिका में रही और लैटिन अमेरिका में रही, यहीं पे जो है कि डेमोक्रेसियाँ रही हैं। तो इसके बाद जो दूसरा फेज माना जाता है वो आपका एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म है, कि किस प्रकार से कॉलोनियलिज्म ने डेमोक्रेसी को बहुत आगे तक जाने में हेल्प की। तो इसके बारे में हम दोस्तों कल पढ़ेंगे, नहीं तो आपकी वीडियो जो कि लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यदि आपको कोई डाउट हो तो जो है कि कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि और प्रकार की वीडियो देखनी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कि आप नेक्स्ट वीडियो आप कंटिन्यूस देखते रहोगे। धन्यवाद।